हेलो गुड इवनिंग। मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये लेक्चर हम पूरा कवर करने वाले हैं और पिछले लेक्चर में हमने इनकम टैक्स के बारे में स्टडी करी थी। इस लेक्चर के बारे में भी आप जान सकते हैं दोस्तों, कैसे ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन की बात सामने आती है। एक्चुअली क्या होता है, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की घटना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों युद्ध ऐसे हुए थे जिसको विश्व युद्ध कहा गया, या इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें देश के, विश्व के लगभग सारे देश इसमें ज्वाइन कर चुके थे। अब ये इंडिया बेचारी करती भी तो क्या करती, इंडिया तो पहले से ही क्या थी, वह इस युद्ध में शामिल हो चुकी थी बिना चाहे। कैसे? क्योंकि जिस समय देखिए पहला वॉर होता है 1914 से 1919 के बीच में, तो इस समय क्या हो रहा होता है भाई, इंडिया तो गुलाम होता है ना। इंडिया क्या होती है? कॉलोनी होती है। किसकी कॉलोनी होती है? यूके की कॉलोनी होती है, ब्रिटेन की कॉलोनी होती है। तो यूके जो है इस वर्ल्ड वॉर में वो तो कूद ही जाता है। तो ये क्या बोलता है, अरे अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो इंडिया तुम तो मेरे कॉलोनी हो, मेरे गुलाम हो, तुमको भी यहाँ जाना पड़ेगा ही। और यहाँ से इंडिया से कई सारे सैनिकों को लेकर चले जाते हैं ये ब्रिटेन के लोग जो हैं, और इस विश्व युद्ध में उनको पार्टिसिपेट मजबूरी में होना पड़ जाता है। सेकेंडली क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 होता है, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी सिमिलर कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन तत्कालिक समय में इंडिया के ज़्यादातर सिपोइस जो है वो मना कर चुके होते हैं, क्योंकि 1939 तक तो दोस्तों गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी। लोग बाग समझ चुके थे अंग्रेज हमारे कुछ अपने नहीं है, ये हमारे देश के दुश्मन है, तो इनको यहाँ से चला जाना ही सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई सारे निर्दोष लोग इसमें मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। आपको पता होगा कि 1945 में क्या हुआ था, जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी नाम की जो दो प्लेसेस हैं, ओके, तो वहां पे यूएस ने क्या करा था, अमेरिका ने क्या करा था, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वहां पे बम्बार्डमेंट करा दिया था। अब ये न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट कराने की वजह से क्या हुआ, वहां की धज्जी उड़ गई पूरी तरीके से। वहां के लोग, ज्यादातर लोग जो है वो हैंडीकेप्ड हो गए दोस्तों। और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज भी वहां पे कुछ लोग उसके इन्फ्लुएंस में हैं, और आज भी वहां पे कुछ क्षेत्रों के बच्चे जो है वो हैंडीकेप्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसका केमिकल इतना इन्फ्लुएंस फैलाया था, उसकी टेंडेंसी थी लोगों को बर्बाद करना। और यूएस क्या किया था, उसको कहीं और ट्राई नहीं किया था, उसको जो है उसका एक्सपेरिमेंट करना था। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन लोगों ने जापान को चुना और जापान में ही फेंक दिया उसको। ओके, अब ये यूएस को भी नहीं पता था कि ये इतना नुकसान पहुंचाएगा। ओके, दूसरी बात, यहाँ देखिए युद्ध होने से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था कि इंडिया को पाकिस्तान इतना बुरा भला बोलती है, लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं करती, या पाकिस्तान इंडिया पे अटैक क्यों नहीं करती। इसका कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनकी जो है, भले वो इंडिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भले ही मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। क्योंकि हमारे जो महान पॉलिटिशियंस लोग हैं आज के डेट में, मैं 2020 में ये लेक्चर जो है आप सभी के लिए दे रहा हूँ। ओके, और ये लेक्चर जो है पहले भी मैं ले चुका हूँ इससे संबंधित लेक्चर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, करेंट पॉलिटिशियंस जो हैं, इतने महान है दोस्तों कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो गड्ढे में चली गई है। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी गड्ढे में था, तो बार बार हमारे देश के लोग जो है पाकिस्तान चले जाओ बोलते थे। वो बात मुझे बाद में समझ में आई, क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन तो पूरी तरीके से बर्बाद है ऑलरेडी, वहाँ के टेररिज्म की वजह से, और दूसरी चीज़ जो है वहाँ के कुछ बेवकूफ़ पॉलिटिशियंस की वजह से। अब सिमिलर चीज़ जो है वो इंडिया में हो रहा है। इंडिया के लोग तो बार बार पाकिस्तान का पब्लिशमेंट करते रहते हैं वैसे भी। तो इंडिया के लोग भी जो हैं क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान की मार्गदर्शन पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ना दोस्तों ये लोग जो है एक दूसरे के रिलीजन पे टिप्पणियां उठाते हैं, एक दूसरे के जातियों पे टिप्पणियां उठाते हैं। दलित जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल हमारे देश में आज भी किया जाता है। ओके, सो जो लोगों को, जिन लोगों को दलित कहा जाता है, वो लोग कितने, वो क्या इंसान नहीं है दोस्तों? वो भी तो इंसान है, लेकिन उनको दलित बोल दिया जाता है। आप सोचिए खुद, उनको कैसा लगता होगा? बहुत बुरा लगता होगा, बिल्कुल सी बात है। ओके, सो हमको ये भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और एक ज्ञान ही है जो आपको इन नेताओं के चंगुल से आज़ाद करा सकता है, बाकी मूर्खता तो सभी तरफ फैली हुई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये लोग इसीलिए अटैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। ओके, तो क्योंकि अगर मान लीजिए, एक तो ऊपर से हमारे देश में क्या हुआ था, आपको पता है, नोटबंदी हुआ था दोस्तों। और नोटबंदी के बाद जो है वो मतलब कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जीएसटी आई, जीएसटी आने के बाद ये लॉकडाउन।
तो कंटिन्यूअसली अटैक पे अटैक हमारे इंडिया के ऊपर जो है हो रहा है कई प्रकार से। ओके, सो हमारी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों आगे कैसे इकोनॉमिक कंडीशन सुधरता है, लेकिन फिलहाल हम इस लेक्चर में फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, युद्ध होने से कई दो दो देश ही वो बर्बाद नहीं होते, बल्कि आसपास के देश भी जो उनसे कनेक्टेड है उनको भी नुकसान होता है। ओके, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि विश्व में विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सभी देशों ने क्या सोचा, जितने भी ये देश के लोग जो हैं, जितने भी ये देश के लोग क्या कर रहे थे, जो लोग भी ये लोग बाग जो हैं युद्ध लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने क्या डिसाइड करा, अलग अलग कंट्रीज ने ये मिलकर डिसाइड करा कि क्या हम ये अलग अलग तरीके से ये युद्ध लड़ते रहते हैं, क्यों ना हम जो है सभी एक हो जाएं और मिल करके क्या बना लें, एक ऐसी संस्था बना लें जो कि हम सभी की मदद करे। मान लीजिए यहाँ पे 4 देश हैं, ए बी सी डी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ए को कोई प्रॉब्लम होती है तो बाकी के बी सी और डी जो है उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये ऐसी संस्था बनाने के बारे में उन्होंने सोचा, तो इसको कहा गया ये सभी देशों का समूह होगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये बन गया यूनियन। ओके, यानी कि संघ का निर्माण होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। ओके, तो इन्होंने सोचा कि हमको जो है एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाने की सोची दोस्तों, और फाइनली इनका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बन के तैयार भी हो गया, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हो। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे तैयार हुआ, कब तैयार हुआ। 50 देशों ने 26 जून 1945 को एक चार्टर पास किया, एक नियमावली पास किया, और उसमें साइन करा कि जैसे मान लीजिए उनके सामने क्या होता था, एक इस तरीके से पेज रहेगा, इसमें लिखा होगा कि हम सभी देश जो है आपस में मतभेद से रहेंगे, मतभेद नहीं दोस्तों, सहमति से रहेंगे। ओके, और सहमति से रहेंगे, अगर किसी एक देश को भी प्रॉब्लम होती है तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर होता होगा दोस्तों इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 50 कंट्रीज जो है यहाँ पे एक दूसरे से सेटलमेंट कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं, और 26 जून यानी 26 ऑफ जून 1945 को क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ये ट्रीटी होती है, और फाइनली जो है एक चार्टर पास हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो 24 अक्टूबर की जो डेट होती है, इससे ठीक 2 दिन पहले तो यह संस्था जो है विधिवत काम करने लग जाती है 2 दिन पहले से ही। और 26 जून को ये सभी 2 दिन पहले नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या है, ये 26 जून को ये जो है सभी लोग सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे, और 26 अक्टूबर यानी कि लगभग 26 अक्टूबर इससे ठीक 1 माह का दिन होगा, तो 1 माह से 2 दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर को यहाँ पे कार्यभार जो है वो बिल्कुल रनिंग में आ जाता है, और ये सभी लोग काम करने लग जाते हैं। अब ये घटना 1945 की है, तो आप आसानी से डेट भी याद कर सकते हो। पहला डेट है आपका 26 जून को होता है। ओके, अब 26 जून को होने के बाद जो है दूसरा इससे ठीक क्या होता है, आप समझ सकते हो, लगभग 1 महीने के बराबर, यानी कि लगभग 24। तो 24 देखने से आपको समझ में आता है कि हाँ भाई 1 महीने के बराबर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मंथ है वो अलग है दोस्तों, अक्टूबर का माह है। ओके, तो समझना पड़ेगा, जून के बाद आता है आपका जुलाई, आता है अगस्त, आता है सितंबर, आता है फिर अक्टूबर, यानी जस्ट 4 मंथ में ये जो है पूरा एकदम मोशन पे आ चुका था और एकदम सही तरीके से काम कर रहा था कायदे से। प्रतिवर्ष क्या होता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए क्यों, क्योंकि वो जो है वर्किंग में आ गए थे, रनिंग मोड में आ गया था, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह रनिंग में आ गया था। अब फाइनली क्या हुआ, 2011 की जो रिपोर्ट आती है उसमें हमको देखने को मिलता है कि लगभग 193 कंट्रीज आर मेंबर इन द करंट सिचुएशन। ओके, अभी 2021 में एक नई रिपोर्ट आएगी जिसमें पता चलेगा कितने देश इसके सदस्य हैं और कितने नहीं हैं। अब इसका एम क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। जो चार्टर में जो बात लिखी गई थी कि विश्व में शांति और सुरक्षा ये बनाए रखना चाहते हैं, दुनिया के देशों के बीच में बराबरी और मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि किसी भी प्रकार के किसी भी देश को आर्थिक समस्या नहीं होनी चाहिए, उसके सामाजिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडिया में बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम जो ये युद्ध सुनने को मिल रहा था कि मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी, मतलब अधिसंख्यक लोग जो है वो अल्पसंख्यक लोगों को परेशान कर रहे थे। तो बीच में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के गवर्नमेंट अर्थात ये मोदी जी के गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करा कि आपके देश में ये सभी घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल ये रुकनी चाहिए, अदरवाइज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स पे जो है, आपने सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स पे गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करा दी थी। अब ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि वो गवर्नमेंट ने कराई थी, जो जेएनयू में जो है वो हड़ताल कर रहे थे। ओके,
आपको पता होगा जेएनयू के बारे में, जो दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी है एक। ओके, तो वहाँ पे जो बच्चे हड़ताल कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी थी पुलिस वर्ग ने। ओके, तो फाइनली उसमें से किसी स्टूडेंट ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जो है एक केस दर्ज करा दी, और ये मेल के थ्रू हो जाता है, आप भी कर सकते हो ऐसा। तो फाइनली ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब उन्होंने केस दर्ज करा, तो उसके बाद ने इन्होंने क्या किया, इस पर तुरंत ही एक्शन लिया और इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि ये सब रुकना चाहिए। इसीलिए हमको काफ़ी टाइम से ये सभी चीज़ें जो हैं सुनने को नहीं मिल रही हैं। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे मानव अधिकारों और उनके बुनियादी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में हमको सहयोग करना चाहिए। अब ये मानव अधिकार मतलब क्या समझते हो? तो मानव अधिकार मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि इनके जो मौलिक अधिकार के बारे में आप जो पढ़ते हो। ओके, फंडामेंटल जो इनके राइट्स हैं, इनके जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करा गया है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे आप मैप देख लीजिए, ये किस तरीके से है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑफिस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसके मूल सिद्धांत क्या थे। तो ये क्या थे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यूएनओ जो है वो कुछ सिद्धांतों का, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। जैसे आपसी विवादों को ये लड़ाई झगड़े से हल नहीं करते थे, बल्कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हल करते थे। ओके, साथ ही इनमें क्या था कि किसी राष्ट्र के विरुद्ध जो है कोई राष्ट्र बल का प्रयोग नहीं करते थे, केवल जो है ये विचारधारा रखते थे। लेकिन अगर कहीं बेकार की कंडीशन आ जाएगी तो बिल्कुल ये फोर्स भी लगा सकते हैं वहां पे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका विरोध करेगा। अब ये एक और कारण है जिसके वजह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर पा रही है, वरना यूएनओ जो है बीच में एंट्री ले लेगा। वैसे भी आपको पता होगा कि यूएस जो है हमेशा पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। इंडिया के लोगों को तो वो बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बस इंडिया आता रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी अच्छी खासी मार्केट जो है दोस्तों। ओके, सो यही वो कारण है जिसके वजह से जो है इंडिया पाकिस्तान में युद्ध नहीं हो रहा है, और दूसरी कारण जो इकोनॉमिक कंडीशन जो मैं बता रहा था। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध कोई राष्ट्र बल का प्रयोग नहीं कर सकता, और यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण कर भी दे तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका विरोध करेगा। पहले तो वो फूल देकर समझाएगा कि भैया आप मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर आपको सूल दिखाना पड़ेगा, और सूल भी दिखाने से नहीं मानोगे तो आपको त्रिशूल दिखाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे उन्होंने बोल करके उनको चुप करा दी और बोले कि आप आपस में मत लड़ियो, आपस में भाईचारे से रहियो। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये नियमावली की सभी शर्तें जो है सभी सदस्य देशों को निष्ठापूर्वक मानना ही पड़ता है, तभी तो वो लोग उसमें ज्वाइन किए हैं। अब इसके कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, आप समझ सकते हो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक सिंबल है, आप इसको देखिए, आप स्टडी कीजिए इसको कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ बताया गया है न्याय परिषद, जो सबसे इसको टॉप में रखा गया है, फर्स्ट पोजीशन है ये, क्योंकि न्याय व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी संस्था जो है सही तरीके से काम नहीं कर सकती। और दूसरी चीज, ये न्याय व्यवस्था जो है ये स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था कहा जाता है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि स्वतंत्र है, लेकिन वास्तविकता में कोई स्वतंत्र नहीं है दोस्तों वो। क्योंकि अगर स्वतंत्र होता तो हमारे देश के सीजीआई की नियुक्ति हमारे देश के जो आला कमान के लोग हैं, यानी कि यहाँ के पॉलिटिशियंस नहीं करते। ओके, सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले नंबर में तो न्याय व्यवस्था, ये फर्स्ट पोजीशन में आ गया। सेकंड नंबर में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का गठन, क्योंकि न्याय व्यवस्था रहेगी और जो इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल कंडीशन को, उनके लिए जो काउंसिल यहाँ पे जो बनाई गई है वो अगर सही से काम नहीं कर पाएगी तो फिर क्या मतलब रहेगा किसी चीज़ का। तो यहाँ पे सेकेंडली जो है इकोनॉमी और सोशल काउंसिल एक बनाया गया है। दूसरा यहाँ पे सुरक्षा परिषद भी बनाया गया है। तीसरा यहाँ पे सामान्य सभा का गठन किया गया, जिसमें सभी सभा सदस्य जो है आके विराजमान होते हैं, बैठते हैं, और वो अपने अपने प्रॉब्लम पे, अपने अपने फंडों पे डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया है जिसको सचिवालय के नाम से आप जानते हो, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बनाया गया है। इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करा था जो जेएनयू में उनके ऊपर हमला हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख 6 अंग हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन करा, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, इसकी कुछ विशेष संस्थाएं भी। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं हम कि इसके कुछ 5 स्थायी सदस्य हैं जो इससे नहीं निकलेंगे। तो ये कौन कौन से? एक तो है चाइना, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला नेशन बन चुका है,
और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो करंट एज में चाइना जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और यूएनओ को ये यूएस को जो है दोस्तों, ये कई मामले पे पीछे छोड़ते जा रहा है। ओके, सो आप समझ सकते हैं इसकी इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। इसका मेन रीजन ये है, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि चाइना जो है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इकोनॉमिक मार्केट में, ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि जो भी कंट्री हो वो जितना ज़्यादा आपका फ्यूल परचेस करती है वो कंट्री ही अधिक पैसे वाली कहलाती है और उसकी मार्केट ही अधिक बढ़ रही है। तो हालांकि ये डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग है, लेकिन करंट सिचुएशन अगर आप चेक करेंगे तो चाइना की रेटिंग जो है यूएस से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ विशेष संस्थाएं हैं, जैसे देखिए, अब आप ये सोचेंगे, आप इसमें हताश मत होइए दोस्तों कि इंडिया का नाम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी उतने तरक्की नहीं कर पाया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ विशेष संस्थाएं हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का यूएनओ के लिए एक विशेष महत्व है। क्यों इसका विशेष महत्व है भाई, इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? तो विकास हेतु समुचित परिस्थितियों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक संस्थाएं स्थापित की। ओके, तो कुछ इसमें से संस्थाओं के बारे में अभी हम यहाँ देखने वाले हैं, ताकि ये जीवन स्तर लोगों का अच्छे से उठ सके। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके प्रीलिम के एग्जाम में भी पूछता है, ILO। व्हाट इज द ILO, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ILO? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ओके, जो कि आपके यूपीएससी में भी इसके पूछने की संभावना अधिक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है आपका खाद्य एवं, ये क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या करेगा? तो इंटरनेशनल लेबर मार्केट जो है, मतलब कि अगर छोटी छोटी कंपनियां जो जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो उनके जो राइट्स हैं उन पे ये निगरानी रखती है, उनके राइट्स का जो है, उनके अधिकारों का ये हनन नहीं होने देती, और उसके लिए ये हमेशा तत्पर रहती हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए दूसरी प्रणाली जो है, दूसरी इनकी जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य और कृषि परिषद। तो ये परिषद क्या करती है, अलग अलग देशों में घूमती है और वहाँ के जो एग्री प्रोडक्शन है, यानी कि कृषि संबंधी जो उत्पादन उनका होता है, उस पर वो लोग फोकस करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, तो चावल की खेती कौन से देश में सबसे ज़्यादा होती है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो इसका आंसर आप इंडिया बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इंडिया में नहीं होती दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि चावल की खेती कौन से देश में सर्वाधिक होती है। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में बहुत आयत पूछा गया है इस क्वेश्चन को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। वह डिसाइड करती है कि अभी जैसे मान लीजिए, अभी ये इंडिया की करेंसी है और यूएस की करेंसी है, तो यूएस की करेंसी आपको पता है डॉलर्स में है और इंडिया की करेंसी रुपीज़ में है, तो कितने रुपीज़ इक्वल टू कितने डॉलर होगी, इसको जो है वो डिसाइड करती है। ओके, तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, जिसको आप जानते हो बेहतरीन तरीके से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, लगभग जो 193 कंट्रीज है उसमें तो फैली ही हुई है। ओके, फिर यहाँ पे यूनिसेफ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। तो यहाँ देखिए, ये इसने क्या करा था, ये जो यूनिसेफ नाम की जो संस्था है, इसने जो है दिल्ली के जो सीएम है, ओके, दिल्ली सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी, उनको जो है एजुकेशन के फील्ड में अच्छा खासा वर्क करने की वजह से उनको इन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया है, एकमात्र भारतीय व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार ग्रहण किया है दोस्तों। ओके, दूसरी चीज जो है यहाँ पे बताया गया है, जो 6 नंबर का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है साइंस और कल्चर से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करा जाता है और कई प्रकार की संस्थाएं हैं। तो हमने जो 6 संस्था देखी, तो आप इनके स्ट्रक्चर को, इनके जो ये लोगो हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। ये इनके लोगोज हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का लोगो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। ओके, सो ये एक्चुअली इनके विषय में नहीं है, ये इनसे संबंधित, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनसे संबंधित जो है ये कुछ लोगोस यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला बताया गया है UNEP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फिर उसके साथ ही यूनिसेफ के बारे में बताया गया है। ओके, फिर साथ ही इंटरनेशनल चाइल्ड फंड के बारे में है, ये यूनिसेफ जो है, यानी कि इंटरनेशनल चाइल्ड फंड के बारे में बताता है। फिर खाद्य और कृषि परिषद के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय डाक तार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ओके, और आपका संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि साइंस, एजुकेशन, साइंस और कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सभी क्या है, इसके लोगोज हैं। ये लोगोज जो हैं आपको याद रखने पड़ सकते हैं दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। और ये सब का मिल करके क्या तैयार हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका सभी देशों के प्रगति में। सो यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी। तो क्या है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं जैसे कि यूनिसेफ हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, ये यूनिसेफ को कई सारे प्रतीकों द्वारा बताया गया है, जिसको आप लोगों के नाम से जानते हो या मोनो के नाम से जानते हो, तो वो आपने ऊपर देख लिया। तो अब साथ ही यहाँ पे हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्थाएं विभिन्न देशों में वहाँ की सरकार और संगठनों के सहयोग से कई प्रकार के कार्य करती है। जैसे कि ये पल्स पोलियो वाला है, तो हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 की ये रिपोर्ट है दोस्तों। 2016 में इंडिया ने यह डिक्लेयर किया कि वी आर द फ्री फ्रॉम द पल्स पोलियो डिसीज। तो पल्स पोलियो की ये जो पोलियो डिसीज है उससे जो है इंडिया खुद को फ्री बताती है, और ये बोलती है कि हम जो है अब ये पल्स पोलियो की बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं, हमारा देश जो है मुक्त हो चुका है। ओके, सो ये काफ़ी खुशी की बात है। साथ ही देखिए पल्स पोलियो का अभियान में यहाँ पे रिकॉर्डेड है कि 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको ये पल्स पोलियो की जो है दवा पिलाई जाती है उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, आपको पता ही होगा। साथ ही आप शायद यह भी जानते होंगे कि बीमारी सामान्यतः 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है, और हमारे देश में चलाया जा रहा पोलियो टीकाकरण अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसके कुछ यूनिसेफ जैसे संगठन जो हैं, इनके द्वारा हमने क्या देखा है, इनके द्वारा क्या होता है, हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी पोलियो के वायरस यानी कि उसके जो है विषाणु को समाप्त करने के लिए ये लोग टीकाकरण का प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ये दोनों मिलकर के काम करते हैं दोस्तों। ओके, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गाँव और शहरों के क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों को पोलियो की, टिटनेस की, खसरा की, कुकर खांसी की, ओके, डिप्थीरिया की यानी गलघोटू जो गले में कफ जम जाता है, तपेदिक जैसे बीमारियों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेफ मिल करके, ये दोनों जो है यानी कि WHO और ये यूनिसेफ, ये दोनों मिल करके टीकाकरण का अभियान चला रहे हैं, और ऑलरेडी ये कई सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो विभिन्न देशों में जैसे कि हमारा देश जो भारत है इसमें ये भी शामिल है, तो सबके लिए शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी ये यूएनओ जो है वो बात करती है, तर्क वितर्क करती है दोस्तों। ओके, अब इसके लिए यूएनओ की एक शाखा है यूनेस्को, इसके लिए ये डिपेंडेंट है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये डिपेंडेंट है। शिक्षा के क्षेत्र का जो मेन इंचार्ज है, जो हेड ऑफिस है, वो यूनेस्को देखता है उसको। ओके, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं होती, सदस्य देशों के सैनिकों को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सेना मान लिया जाता है, और किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में ये सदस्य देश के सेना ही उनकी सहयोग करते हैं। हालांकि ये शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए कुछ सेना भेजी गई थी, जिसमें से कुछ सैनिक भारत से भी शामिल थे क्योंकि भारत अफगानिस्तान के नज़दीक में जो है। फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका है। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से एक है, और संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाने में ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ओके, ये कभी भी उसका विरोध नहीं करता, और विरोध करे भी तो करे कैसे दोस्त। क्या है, एक कंट्री एक तरफ हो जाएगी और 192 कंट्री एक तरफ, आप खुद समझ सकते हैं किसका पलड़ा भारी होगा। ऑब्वियस सी बात है 192 कंट्री की, तो इसका विरोध तो करना असंभव सी बात है। भारत अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुका है। वह इंडिया से भी कुछ लोग जो हैं यहाँ से CEO की पोस्ट के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के वर्क कर चुके हैं। ये काबिले तारीफ है दोस्तों। ओके, सो यहाँ से भी कुछ गर्ल्स, मैं बॉयज़ को नहीं बोलूँगा, कुछ गर्ल्स जो हैं इंडिया से गए हैं। सो आई होप कि आप इनके नाम जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। सो यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र की बहाली, रंग भेद दूर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रकार के सैन्य कार्यवाही भी करने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया है।
लेकिन दोस्तों एक तरफ भारत उनको सहयोग देने की बात है, ये पहले की बात थी दोस्तों। लेकिन हाल बिहाल में अगर लास्ट 10 ईयर्स का आप जो है हमारी इंडिया की कंडीशन देखो, तो ये तो बद से बदतर हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के ही लोग जो है यहाँ पे खुद को असहाय कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल जो है यहाँ पे वो लोग जाते हैं और माइनॉरिटी ऑफ पीपल को धमकाते हैं और उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। सो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं सभी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, केवल 5% लोग ही ऐसा करते हैं। तो 5% लोग बहुत कम है हालांकि, लेकिन ये 5% लोगों को ही हमारे देश की मीडिया जो है वो फोकस करती है। ओके, ताकि हमारा देश जो है वो बदनाम होता रहे सब तरफ से। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, भारत में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, इसलिए भारत में यूएनओ की सभी एजेंसियां विविध प्रकार से कार्य कर रही हैं, अलग अलग तरीके से कार्य कर रही हैं, जिसके बारे में हम ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर था। आई होप कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जिसमें हमने जो है कई सारी इंपॉर्टेंट बातों को रखा, उसके बारे में समझा, स्टडी करा और उसके बारे में खूब सारी नॉलेज ली, जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी बताया आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप में मेरे नए व्यूवर्स हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू।